हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बेटे की कौन सी शर्त ने पिता को हिला कर रख दिया। मोबाइल की हर घंटी के साथ मोहित की कशमकश बढ़ती जा रही थी। लगातार 8 मिस्ड कॉल के बाद जैसे ही पुनः घंटी बजी तो मोहित ने अपना मोबाइल उठा लिया। इस बार भी निरुपमा का ही कॉल था। क्षण भर सोचकर उसने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। अब आगे क्या करना है, किससे क्या कहे क्या ना कहे, वो सोच नहीं पा रहा था। आज जीवन के सभी नियंत्रण सूत्र उसे अपने हाथ से फिसलते नजर आ रहे थे। विचारों की उधेड़-बुन में फंसा मोहित ऑफिस के केबिन में पिछले 2 घंटे से तनाव कम करने का असफल प्रयास कर रहा था। जीवन के इस मकाम पर उसका अपना बेटा अंकित ही उसे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगा, ये तो मोहित ने कभी सोचा नहीं था। वर्षों से सब कुछ व्यवस्थित ही चल रहा था। मोहित ने अपने हिसाब से जीवन के सारे समीकरण सरल बना लिए थे, परंतु अंकित सब कुछ उलझाकर जटिल कर देगा, इसका उसे जरा भी अंदेशा नहीं था। मोहित अपनी नई कंस्ट्रक्शन कंपनी अंकित के नाम से ही शुरू करने जा रहा था। उद्घाटन को केवल 2 दिन शेष थे। सोमवार को सुबह 10 बजे नए कंस्ट्रक्शन की नींव का पहला पत्थर मोहित की पत्नी दीप्ति के हाथों रखा जाना था, लेकिन अंकित ने अचानक उसके समक्ष ऐसी शर्त रख दी जिसने उसके अस्तित्व को हिला कर रख दिया था। मोहित को निरुपमा के साथ अपने सभी संबंधों को हमेशा के लिए तोड़ना होगा। उनके बीच किसी प्रकार का कोई नाता नहीं रहेगा, यही शर्त थी अंकित की। वरना पिता के बिजनेस को छोड़कर वो पूरे तौर पर अलग होने के लिए तैयार बैठा था। मोहित की मदद के बिना भी वो जिंदा रह सकता है और अपनी माँ को भी एक बेहतर जिंदगी दे सकता है, जो उसके हिसाब से वो उन्हें कभी दे ही नहीं सके थे। एक ऐसी सम्मानजनक जिंदगी जिसमें सुख हो, संतोष हो, जीवन में ज़्यादा या कम जो कुछ भी हिस्से में लिखा हो वो पूरा पूरा अपना हो, अपने अस्तित्व के बंटवारे की कसक ना हो। यही तो कहा था अंकित ने। बेटे के मुंह से ये सब सुनने को मानसिक रूप से मोहित कभी तैयार नहीं था। उसके जीवन के ढके छुपे अध्याय को उघाड़ कर इस विषय को लेकर आज अचानक अंकित का मुंह खोलना उसके लिए एक प्रकार का सदमा था। भौचक्का मोहित लटकी सी सूरत लेकर विवश हो गया था, वो सब कुछ सुनने के लिए जो उसे वर्षों पहले ही सुनना चाहिए था। पर जिसे हक था ये सब कहने का, यानी उसकी धर्मपत्नी दीप्ति, वो तो चुप्पी ही साधे रही। अपने नाम के अनुरूप स्वयं जल जल कर मोहित के जीवन को प्रकाशित करती रही। ये उसकी पति भक्ति थी या पत्नी धर्म की विवशता, इस पर मोहित ने विचार ही कब किया था। जीवन रूपी शतरंज के सभी मोहरों को अपनी सहूलियत से जमाने के आदि मोहित को अंकित का हस्तक्षेप सकपका गया। स्तब्ध रह गया मोहित जब सुबह अंकित ने ऑफिस आकर कहा, पापा मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, आज ही अभी। हाँ हाँ बोलो। नई कंपनी की शुरुआत को लेकर तुम थोड़ा नर्वस हो रहे हो, टेंशन में हो, मैं समझता हूँ, पर चिंता मत करो बेटे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखना तुम मेरी मदद के बिना ही इस कंपनी को अच्छी तरह चला लोगे, और इतना ही नहीं, मेरी इस पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी से तुम कई गुना आगे निकल जाओगे। मोहित अपनी ही रॉ में बोल रहा था कि अंकित ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपसे नई कंपनी के बारे में नहीं बल्कि कुछ पर्सनल बातें करनी है, अपनी मम्मी की, आपकी समझ लीजिए हम सब की। अंकित अटक अटक कर टूटते शब्दों को जोड़कर बोलने का क्रम बना रहा था। ओह, मोहित के होठों पर तिरछी मुस्कान फैल गई और आंखों में गर्व के साथ शरारत उभर आई। कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? भाई पहले बिजनेस तो सेट कर लो। लड़कियां कहाँ भागी जा रही हैं? वैसे कौन है हमारे साहबजादे की पसंद, जरा हम भी तो जाने। अरे भाई हम बाप हैं तुम्हारे, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। मोहित ने जोरदार ठहाका लगाया, पर अंकित के चेहरे पर पसरे गंभीरता के भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि आवाज की दृढ़ता और अधिक बढ़ गई। शुष्क लहजे में अंकित पुनः बोल पड़ा, पापा
मैं अपने संबंधों की चर्चा करने नहीं आया हूं। सुनते ही मोहित के चेहरे पर विस्मय के साथ कई प्रश्न एक साथ उभर आए। मैं आपके और निरुपमा जी के अवैध संबंधों के बारे में बात करने आया हूं। अगले ही क्षण जैसे मोहित की जबान तालू से चिपक गई। ये क्या कह रहा है अंकित? आपको निरुपमा जी से अपने सभी संबंधों को तोड़ना होगा और पूरी तरह से हमारे बीच हमारा बनकर रहना होगा, वरना वरना क्या? पूछना चाहता था मोहित, पर अपने बेटे के समक्ष अपराधियों की तरह उसकी आवाज जाने कहाँ खो गई। उसके पूछे बिना ही अंकित ने अपनी बात पूरी कर दी। वरना पापा, मेरा आपके साथ और अधिक साथ नामुमकिन है। क्यों? मोहित से अधिक उससे बोला नहीं गया। निजी जीवन में अपनी सुविधा से जमाए गए गणित के बारे में युवा पुत्र को माँ से नहीं तो बाहरी दुनिया से सब कुछ पता चल ही गया होगा। इसका एहसास तो था मोहित को, पर अंतर्मुखी और संकोची स्वभाव का अंकित एक दिन इस तरह विरोध में उसके समक्ष आईना लेकर खड़ा हो सकता है, इस बात का उसे तनिक भी अनुमान नहीं था। जब पत्नी ने मुझे पूरे गुण दोषों के साथ स्वीकार कर लिया है तो अब कोई समस्या ही नहीं रही। यही तो मोहित सोचता रहा था। आप कारण जानना चाहते हैं? भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए अंकित ने पलटकर प्रश्न किया। प्रश्न के साथ ही एक उपहास भरी हंसी उसके होंठों पर उभरी तो मोहित ने अपनी नजरें इधर उधर कर लीं, मानो अंकित की भेदती नजरों से बचकर भाग जाना चाहता हो। क्योंकि पापा, मैं एक सम्मान भरी जिंदगी जीना चाहता हूँ और ऐसी ही जिंदगी भविष्य में अपने परिवार को भी देना चाहूँगा। एक ऐसी जिंदगी जिसमें बेखौफ बेधड़क हो लोगों के बीच मैं और मेरे बच्चे सिर उठाकर उठ बैठ सकें, जहाँ लोगों की कटाक्ष भरी नजरें व व्यंग भरे तानों के तीर मेरे मन को छलनी ना करते हों, जहाँ हर वक्त ये डर ना सताए कि कहीं कोई ऐसा अप्रिय प्रश्न ना पूछ बैठे जिसके इज्जत के तार तार होने के साथ ही बार बार दिल भी टूटता जुड़ता रहे। मैं इस टूटने जुड़ने की प्रक्रिया से मुक्त होना चाहता हूँ पापा। एक सांस में मन का गुबार अंकित ने निकाल दिया। इतना कहकर एक लंबी गहरी सांस लेकर अंकित निशब्द खड़ा रहा। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच मौन पसर गया। फिर अंकित ने ही चुप्पी तोड़ी। आपको शर्त मंजूर ना हो तो अपने साथ मैं माँ को भी ले जाना चाहूँगा। मैंने माँ से बात कर ली है, वो तैयार है मेरे भरोसे जीवन की शाम गुजारने को। मैंने उन्हें चांद सितारे या सूरज लाकर देने का वादा तो नहीं किया, पर हाँ, इतना विश्वास जरूर दिलाया है कि कुछ सुकून भरे पल उन्हें जरूर दूंगा। आपकी नई कंस्ट्रक्शन कंपनी को शुरू होने में अभी 2 दिन बाकी हैं। आप चैन से सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने बचे हुए भविष्य के बारे में। जिस दृढ़ता के भाव के साथ अंकित मोहित के सामने आया था, उसी आत्मविश्वास के साथ वो अपनी बात स्पष्ट कर निकल गया। चाहकर भी मोहित कुछ नहीं कह सका। कहता भी क्या? स्वयं को चक्रव्यूह का निर्माता समझने वाला मोहित आज छिन्न भिन्न होकर स्वयं उस व्यूह रचना में फंस गया था। इस व्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे सूझ नहीं रहा था। एक तरफ निरुपमा, उसकी प्रेमिका, उसके सुख दुख की सच्ची साथी, हमदर्द, जिसने उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और बदले में कुछ नहीं चाहा था। समाज भले ही उसे मोहित की रखैल कहकर पुकारे, पर मोहित स्वयं जानता था कि ये सत्य से परे है। रखैल शब्द में तो कई अधिकार निहित होते हैं। उसे रखने के लिए तो एक संपूर्ण व्यवस्था की आवश्यकता होती है। रोटी, कपड़ा, मकान सभी कुछ जुटाना होता है। बस एक वैधता का सर्टिफिकेट ही तो नहीं होता। लेकिन क्या इतना आसान होता है रखैल रखना? पर मोहित के लिए आसान था सब कुछ। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वो चाहता तो निरुपमा जैसी 10 रख सकता था, पर निरुपमा स्वाभिमानी आत्मनिर्भर स्त्री थी। वो स्वयं के बलबूते पर जीवन यापन करने का मादा रखती थी। वर्षों से सिंचित इस संबंध को एक ही झटके में नकारना मोहित के लिए आसान नहीं था। दूसरी तरफ थी दीप्ति, जो विधि विधान से मोहित की पत्नी बनकर उसके जीवन में आई थी। पति के सुख में सुख और दुख में दुख मानने वाली दीप्ति ने कभी अपने स्व को अस्तित्व में लाने की कोशिश ही नहीं की। जब पर स्त्री की पीड़ा दीप्ति के चेहरे पर
आंसुओं के रूप में हावी हो जाती तो मोहित तमाम ऊंची नीची विवशताओं का हवाला देकर उसे शांत कर देता। वर्षों से निरुपमा और दीप्ति के बीच खुद को रख दोनों में बखूबी संतुलन कायम किया था मोहित ने। स्वयं को दोनों की साझी संपत्ति साबित कर दोनों का विश्वास हासिल करने में सफल रहा था वो। नीति को हाशिए पर रख नियति का हवाला देकर मोहित स्वयं के अपराध बोध को भी मन ही मन साफ करता रहता था। इस वक्त मोहित ऑफिस की चेयर पर आगे की ओर फिसलकर पैर पसारे आंखें मूंदे विचारों में खोया था। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। कॉलेज में पढ़ने वाली उत्साही, जोशीला, गठीला, सजीला मोहित सबको अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखता था। उन दिनों बरसात का मौसम था। कॉलेज की शुरुआत के दिन थे वो, जब कॉलेज में पढ़ाई कम, मस्ती ज़्यादा होती है। एक दिन मोहित अपने मित्र रोहन के साथ कॉलेज से दोपहर 2 बजे निकला तो बारिश की तेज झड़ी शुरू हो गई। अपनी मोटरसाइकिल को किसी पेड़ की ओट के नीचे रोकने से पहले ही मोहित और उसका मित्र दोनों ही पूरी तरह भीग गए। अब रुकने से क्या फायदा, हम भीग तो चुके हैं, सोचकर मोहित ने रोहन को उसके स्टॉप पर छोड़ा और अपने घर का रुख किया। वो अगले बस स्टॉप से ज्यों ही आगे निकला, अचानक उसकी नजरें बस स्टॉप पर खड़ी एक छुई मुई सी लड़की पर पड़ी। उसे लगा जैसे इसे कहीं देखा है। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर मोटरसाइकिल मोड़ी और पलटकर बस स्टॉप तक आ गया। छुई मुई सी लड़की भी घबराकर उसे ही देख रही थी। पुराने टूटे बस स्टॉप से टपकते पानी और हवा के झोंकों के कारण पानी की बौछारें उसे बुरी तरह भिगो चुकी थीं। तेज बारिश और बस स्टॉप का सन्नाटा उसके अंदर भय पैदा कर रहा था। अपने पर्स को दोनों हाथों से सीने से चिपकाए वो सहमी हुई खड़ी थी। मोहित ने पास आते ही पहचान लिया कि ये लड़की तो उसी के कॉलेज की है। 2-4 दिन से उसने ये नया चेहरा कॉलेज में देखा था। एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? मोहित ने अदब से पूछा, पर सहमी सी आवाज़ में प्रत्युत्तर मिला, नो थैंक्स, मेरी 12 नंबर की बस आने ही वाली है। नए शहर में अनजान व्यक्ति से दूर रहने की मम्मी की हिदायतें उसे याद आ गईं। फिर ये तो लड़का है, पता नहीं इसके मन में क्या हो। आजकल चेहरे से तो सभी शरीफ नजर आते हैं, मन ही मन वो सोचने लगी। 12 नंबर बस यानी संचार नगर, मैं वहीं जा रहा हूँ, चलिए आपको छोड़ दूँ। इतनी बारिश में अकेली कब तक खड़ी रहेंगी आप? मोहित का उद्देश्य केवल मदद करने का ही था, पर शायद अब भी विश्वास नहीं जम पाया तो लड़की ने नाव में गर्दन हिलाकर दूसरी ओर देखने लगी। लड़की की मासूमियत पर मोहित को तरस आ रहा था और हंसी भी। मैं क्या इतना लोफर, आवारा नजर आता हूँ? उसने मन ही मन सोचा और मुस्कुराकर अपनी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी। वह स्वयं भी बस स्टॉप के नीचे खड़ा हो गया। लड़की को संशय भरी निगाहों से अपनी ओर देखते ही वो बोल पड़ा, 12 नंबर बस आने तक तो खड़ा हो सकता हूँ। पूरी सड़क सुनसान है, आप मुसीबत में पड़ सकती हैं यहाँ पर। चिल्लाने पर एक परिंदा भी नहीं आएगा। सुनकर लड़की ने कोई भाव व्यक्त नहीं किया। वो चुप्पी साधे बस आने की दिशा की ओर टकटकी लगाए देखती रही। ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी उसे। 5 मिनट में ही 12 नंबर बस आ गई और वो बस में चढ़ गई। बस में चढ़ते ही उसने पलटकर मुस्कुराकर धन्यवाद भरे भाव से मोहित की ओर ऐसे देखा जैसे क्षण भर पूर्व मोहित के साथ शुष्क व्यवहार के लिए माफी चाहती हो। बस की गति पकड़ते ही मोहित ने भी प्रत्युत्तर में अविलंब अपना हाथ लहरा दिया। यही थी मोहित और निरुपमा की पहली भेंट, जिसमें दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं जान पाए थे। 2 दिन बाद ही अपार्टमेंट के 6ठे माले से मोहित लिफ्ट से जैसे ही नीचे उतरा तो सामने की सीढ़ियों से नीचे उतरती उस अनजान लड़की को देखकर सुखद आश्चर्य से भर गया। अरे आप यहाँ? लड़की ने मुस्कुराकर पूछा। आज उसके चेहरे पर उस दिन वाले डर और असुरक्षा के भाव नहीं थे। हाँ, मैं इसी अपार्टमेंट के 6वें माले पर रहता हूँ। मेरा नाम मोहित है, मोहित साहनी। मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ आपके ही कॉलेज में। पर आप यहाँ कैसे? मैं भी इसी अपार्टमेंट के दूसरे माले पर रहती हूँ। निरुपमा दास, बीएससी प्रथम वर्ष में इसी साल प्रवेश लिया है। दरअसल हमें यहाँ अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं। ओह, मतलब इस शहर में आप लोग नए हैं। उस दिन ठीक से पहुँच गई थी आप?
मोहित ने पूछा तो निरुपमा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। दरअसल उस दिन आप अपरिचित थे, फिर नए शहर में अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता था ना, निरुपमा ने सफाई देते हुए कहा। हाँ ये तो है। वैसे अब तो हम अपरिचित नहीं हैं। आप यदि कॉलेज जा रही हैं तो मेरे साथ चल सकती हैं। आज तो नहीं, बस स्टॉप पर मेरी सहेली मेरा इंतज़ार कर रही होगी, निरुपमा ने घड़ी देखते हुए मुस्कुराकर कहा और निकल गई। अपार्टमेंट में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान मोहित और निरुपमा का परिवार निकट आ गया। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू हो गया। मोहित और निरुपमा की मित्रता धीरे धीरे तब और अधिक परवान चढ़ी जब दोनों के पिताओं में दोस्ती प्रगाढ़ हो गई। दरअसल दोनों के पिताओं के बीच एक कॉमन फैक्टर था, शतरंज, जो दोनों को निकट ले आया था। अक्सर किसी न किसी एक के घर शतरंज की बाजी लग जाती थी और एक साथ मिल बैठकर खाते पीते और मौज मस्ती करते। दास दंपत्ति की 2 बेटियां थीं, निरुपमा और उससे 5 वर्ष छोटी अनुपमा। मोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दोनों परिवार के संबंध गहराते जा रहे थे। पारिवारिक निकटता, उम्र का प्रभाव, अधिक सानिध्य जैसी परिस्थितियां अनुकूल थीं। नतीजन मोहित और निरुपमा के बीच प्रेमांकुर तो फूटने ही थे। दोनों परिवारों के बीच के ये संबंध तब अचानक टूट गए जब मोहित के पिता ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। निरुपमा ने सुना तो वो चुप हो गई, पर उसे विश्वास था मोहित पर कि वो इस रिश्ते से इनकार कर देगा। मोहित ने भरसक प्रयास किया, पर पिताजी अड़े रहे। मैं मेहरा जी से वादा कर चुका हूँ। इसी भरोसे पर वो अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट अपनी कंपनी को सौंप चुके हैं। अब बिना वजह मना नहीं किया जा सकता। मेहरा जी की बेटी दीप्ति पढ़ी लिखी, सुंदर और समझदार लड़की है। फिर मना करने के लिए कोई जायज़ वजह भी तो हो। निरुपमा वजह तो थी, पर मोहित के पिता के लिए विशेष वजह नहीं बन सकी। प्यार व्यार इस उम्र में उठने वाला ज्वार भाटा है। ये जीवन का आधार नहीं बन सकता। प्यार तुम्हारा पेट नहीं भरेगा मोहित। थोड़ा व्यवहारिक बनकर सोचना और जीना सीखो। तुम्हें मेरे साथ काम शुरू किए अभी केवल 6 महीने हुए हैं। बिजनेस के गुण अभी तुमने सीखे ही कितने हैं। मेहरा से मिला कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि लाखों का प्रोजेक्ट है। तुम खुद सोचो इस बारे में। निरुपमा से शादी करोगे तो तुम्हें मेरे बिजनेस में से एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें मुझसे अलग होकर कमाना, खाना और जीना होगा। अगर दम है तो अपना रास्ता नाप सकते हो, और यदि समझदार हो तो मेरे ख्याल से अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करोगे। न जाने मोहित पर पिताजी की उन बातों का क्या प्रभाव रहा कि उसने उसी दिन से निरुपमा से कन्नी काट ली। निरुपमा के लिए ये सदमा बर्दाश्त से बाहर था। रो रो कर बेहाल हो गई वो। बेटी की खुशियों की खातिर दास दंपत्ति अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर मोहित के घर अपनी झोली फैलाए, पर सिवाय दुख और जिल्लत के उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। निरुपमा ने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। बाहर आना जाना, मिलना जुलना, हंसना बोलना सब बंद। कुछ दिनों में दुख से उबर जाएगी, यही सोचा था दास दंपत्ति ने, पर दुख और सदमे से निरुपमा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। फिर शुरू हुआ मानसिक चिकित्सालयों के चक्कर काटने का सिलसिला। पूरे 2 साल बाद निरुपमा की दिमागी हालत में सुधार हो पाया था। धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रही थी वो। उसके होंठों पर लगी चुप्पी धीरे धीरे खुलने लगी और उसने पुनः स्वयं को कॉलेज की गतिविधियों में व्यस्त कर लिया। दास दंपत्ति ने चैन की सांस ली। बेटी दुख से उबर गई, यही उनके लिए बहुत था। अब जल्द से जल्द वो निरुपमा का विवाह कर देना चाहते थे, पर इस संबंध में चर्चा छिड़ते ही फिर से घर में कर्फ्यू जैसा लग गया। निरुपमा ने ऐलान कर दिया कि वो विवाह नहीं करेगी, सारी उम्र कुंवारी रहेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, कमाएगी और माँ बाप का सहारा बनेगी। माँ ने सुना तो वो बौखला गई। पागल मत बनो नीरू, ऐसा भी कहीं होता है? शादी तो करनी होगी बेटी। फिर जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक हम अनु की शादी के बारे में नहीं सोच सकेंगे। आखिर उसकी भी तो शादी करनी है हमें। तो मैं कहाँ रोक रही हूँ? बेहतर होगा कि आप लोग मेरे भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दें, अनु की शादी कर दें। निरुपमा क्रोध और तनाव से तमतमा उठी।
पर नीरू, ऐसे कब तक चलेगा? हमारे बाद कोई सहारा तो होना चाहिए ना। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए किसी का सहारा। मैं अकेली ही काफ़ी हूँ खुद के लिए। निरुपमा जिद पर अड़ी रही। पूरे 6 वर्षों तक माँ बाप उसे मनाने का भरसक प्रयास करते रहे, पर उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अंततः अनु की शादी निरुपमा से पहले ही कर देनी पड़ी। निरुपमा से पहले अनु की शादी की खबर मिलने के बाद मोहित भी कुछ विचलित हो गया था। अनु की शादी निरुपमा से पहले क्यों करनी पड़ी? निरुपमा को किसी ने पसंद नहीं किया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर क्या निरुपमा स्वयं तैयार नहीं है? कुछ दिन दुखी रहने के बाद आम लड़कियों की तरह ही निरुपमा की भी शादी हो जाएगी, यही तो सोचा था मोहित ने। पर अब निरुपमा के अविवाहित रहने की खबर ने उसे अपराध बोध से ग्रस्त कर दिया। हिम्मत करके एक दिन मोहित ने निरुपमा के घर फोन मिलाया। हेलो हेलो, उधर से आवाज आई। दास आंटी की आवाज़ वो पहचान रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने साहस जुटाकर कहा, नमस्ते आंटी, मैं मोहित बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? अचानक मोहित के फ़ोन से निरुपमा की माँ हड़बड़ा गई, पर अगले ही क्षण स्वयं को संयत करके बोली, ठीक है, फ़ोन कैसे किया? आंटी, अनु की शादी की खबर मिली तो रहा नहीं गया, निरुपमा से पहले। आगे कुछ नहीं बोल पाया मोहित, शब्द गले में ही अटक कर रह गए। हाँ, निरुपमा से पहले करनी पड़ी क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहती। अब क्यों, ये तो बताना नहीं पड़ेगा तुम्हें। पल भर दोनों ओर से फ़ोन पर चुप्पी छाई रही। फिर वो बोली, कहती है विवाह तो मन का गठबंधन है जो जीवन में केवल एक बार होता है, दोबारा कैसे कर लूँ? जी? अस्फुट से शब्द मोहित के गले में ही दबकर रह गए। पूरी रात वो सो नहीं सका। ये क्या पागलपन है निरुपमा का? पिछले 8 वर्षों से मैं उससे बेखबर हो अपने जीवन में मग्न हो गया था। मैंने तो दीप्ति से विवाह के बाद पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा कि आखिर निरुपमा कहाँ है, किस हाल में है, और वो अब तक मेरे प्यार की लौ में जल रही है, वो भी बिना किसी शिकवे शिकायत के। कैसे काटे होंगे निरुपमा ने ये दिन रात। 8 वर्ष लंबा तो नहीं, छोटा अरसा भी नहीं होता। अगली ही सुबह मोहित ने फिर निरुपमा के घर फ़ोन लगाया। आंटी, यदि आपको एतराज़ ना हो तो मुझे निरुपमा का मोबाइल नंबर चाहिए। आंटी जी, निरुपमा के इस एकाकीपन के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ। मैं खुद उसे तैयार करूँगा शादी के लिए। वर्षों प्रयास कर हार चुकी निरुपमा की माँ की आंखें नई आस से चमक उठीं। शायद मोहित ही उसके इरादों को बदल दे। हाँ बेटा, तुम बात करके देख लो, कहते हुए उन्होंने झट से निरुपमा का मोबाइल नंबर मोहित को दे दिया। 8 वर्षों से संयम का जो बांध निरुपमा ने अपने मन के इर्द गिर्द बांधा था, वो मोहित की आवाज़ मात्र से भरभरा कर गिरने लगा। हमदर्दी से पुनः शुरू हुई मुलाकातों में मोहित व निरुपमा की निकटता बढ़ने लगी। इससे भावनाओं के बहाव ने गति पकड़ ली। कुछ वर्षों में ढेर सारा पैसा कमा चुके मोहित पर से पैसे का नशा अब धीरे धीरे कम हो चुका था, पर जवानी का सुरूर अभी भी बाकी था। युवावस्था में पिता के भाषणों के प्रभाव की वजह से अपने प्रेम से विमुख हुए मोहित को वर्षों बाद निरुपमा के अपने प्रति प्रेम ने अंदर तक पिघला दिया। फिर वही होता चला गया जो सामाजिक तौर पर गलत था, अवैध था। अपने सहारे ही जी लूंगी वाला निरुपमा का दम्भ मोहित की निकटता में कमजोर पड़ गया। इतने वर्षों से एकाकीपन झेलते झेलते निरुपमा का जीवन नीरस ही नहीं, अस्वाभाविक भी हो चला था। न प्रेम जताने को हम सफ़र, न अधिकार जताने को साथी, और न दुख तथा कष्टों में आंसू बहाने के लिए किसी अपने का मजबूत कंधा। मोहित के आर्थिक सहारे की उसे ज़रूरत और चाह भी नहीं थी, पर मन का विरह व जीवन में चारों ओर व्याप्त हो रही मानसिक रिक्तता को भरने के लिए एक पुरुष का संग प्रत्यक्ष रूप से नकारते हुए भी वो शिद्दत से महसूस करने लगी थी। ऐसे में मोहित के कुछ क्षण चुराने में उसे झिझक नहीं होती थी, बल्कि खुलकर वो उन्हें जी लेती थी। निरुपमा से प्रेम करने के बावजूद मोहित उसे अपनी पत्नी का स्थान नहीं दे सका था, जिसकी हर एक स्त्री समाज में रहने के लिए कामना करती है। ना ही निरुपमा को वो घर गृहस्थी और बच्चों का सुख दे पाया था। इस अपराध बोध से उभरने का
इससे अच्छा उपाय और क्या हो सकता था मोहित के लिए। उसे कुछ क्षण चाहिए, उसका हक बनता है। इसीलिए तो वो निरुपमा के पास जाता है। अपनी इच्छा से या अपनी ज़रूरत के लिए वो निरुपमा के पास जाता है। ये सत्य मन ही मन वो नकार देता था। स्वीकारता तो शायद निरुपमा के समक्ष एक नया अपराध बोध जन्म लेता। मोहित खुद अपने हिसाब से गुणा भाग करता। अंत में किसी तरह मैं ठीक ही कर रहा हूँ के निष्कर्ष तक स्वयं को पहुंचाकर वो निश्चिंत हो जाता। निरुपमा ने भी उससे अधिक उपेक्षा नहीं रखी। उसके लिए यही काफ़ी था कि मोहित के मन में अब भी उसके लिए एक स्थान सुरक्षित है। फिर भले ही सामाजिक तौर पर वो उसकी जीवन संगिनी नहीं बन पाई हो, अपने इस स्वार्थ के पीछे वो नीति अनीति को उपेक्षित कर बैठी थी। किसी विवाहिता के अधिकार क्षेत्र में वो घुसपैठ कर रही है, इस ओर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बच्चा गलती कर बैठे तो माँ बाप प्यार से समझाते हैं, गलती दोहराने पर हिदायतें देते हैं, उस पर भी ना माने तो थप्पड़ दिखाकर डराते हैं, धमकाते हैं, सज़ा देते हैं। पर जब युवावस्था पार कर चुकी 30 वर्ष की बेटी पथ भ्रष्ट होकर अनैतिकता की ओर बढ़ने पर आमादा हो जाए तो माँ बाप सिर्फ समझा सकते हैं। मान सम्मान व इज्जत का हवाला देकर विनती ही कर सकते हैं, और उस पर भी ना माने तो चुप रहने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं देख सह पाए निरुपमा के पिताजी, और एक दिन हार्ट अटैक से चल बसे। अनु अपने पति के साथ विदेश से आई और 10 दिन माँ व दीदी के साथ रहकर लौट गई। घर में शेष रह गई माँ और बेटी। अब तो खुले तौर पर मोहित उनके घर आने जाने लगा। बेटी पर पूरी तरह आश्रित, आखिर कहाँ तक उसका विरोध करती। सब कुछ जानते समझते हुए भी निरुपमा की माँ कभी अपनी बेटी को ये नहीं समझा सकी कि वो जो कुछ भी कर रही है वो पूरी तरह गलत है। निरुपमा के दुख तकलीफ़ों को देखने वाली उसकी माँ ने बरसों बाद उसके चेहरे पर खुशी की लकीरों को जन्म लेते देखा था। चुपचाप रहने वाली निरुपमा बोलने बतियाने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव पर अब जब कहीं कोई उम्मीद शेष नहीं रही थी निरुपमा के विवाह की, ऐसे में जो थोड़ा बहुत सुख मोहित की वजह से उसकी झोली में गिर रहा था, उसे पुत्री प्रेम में स्वार्थी होकर वो गिरने से रोक नहीं सकी थी। दीप्ति को तो मोहित ने स्वयं अपने मुंह से ये सच बता डाला था, ऐसा कड़वा सच जो किसी भी विवाहिता के लिए जहर के घूंट से भी अधिक जहरीला होता है। वैवाहिक जीवन में कहीं कोई दुराव छिपाव नहीं होना चाहिए का तर्क देकर, स्वयं को पूरी ईमानदारी का हिमायती बनाकर उसने अपने पूर्व प्रेम की दास्तान और निरुपमा के समर्पण का ऐसा बखान कर डाला कि सुनकर भरे गले से दीप्ति केवल इतना भर कह पाई थी, जब प्रेम किया था तो आपको हिम्मत से तभी निभाना चाहिए था, गलती तो आपकी ही है। पर अपनी विवशताओं को गिनवा कर मोहित ने दीप्ति को अच्छी तरह समझा लिया कि उस वक्त उसने जो किया वो परिस्थिति के अनुसार ठीक था, और अब वो जो कुछ भी कर रहा है वो भी परिस्थिति की ही मांग है। वैवाहिक जीवन के इस पड़ाव पर 2 छोटे बच्चों को लेकर घर गृहस्थी में रमी हुई दीप्ति अचानक बगावत करती भी तो किसके दम पर। अपने हिस्से के सुख और दुख भोगने ही पड़ते हैं मानकर जिंदगी से समझौता कर लिया था उसने। पति से भरपूर सुख दे रहा है, इस भ्रमजाल को उसने स्वयं ही अपने चारों ओर बिछा लिया था। उस सुख की परिभाषा भी तो मोहित ने स्वयं ही उसके समक्ष गढ़ दी थी। रहने के लिए अच्छा घर है, ऐशो आराम के सारे सामान, समाज में मोहित की पत्नी का सम्मानजनक दर्जा, 2 प्यारे बच्चे, खर्च के लिए दौलत व प्रेम के नाम पर बदलाव के तौर पर ही सही तुम्हारे साथ बिताए जाने वाले क्षण, कुल मिलाकर ये सब कुछ कम नहीं है। दीप्ति के मानने या ना मानने का प्रश्न ही नहीं उठा। परिस्थिति की मांग ने उसे सब कुछ यथावत मानने को विवश कर दिया था। दीप्ति केवल पत्नी ही नहीं, माँ भी थी। पत्नी की हैसियत के लिए तर्क वितर्क कर परिवार से बाहर निकलकर दाम्पत्य की अवहेलना कर एक माँ के लिए असंभव नहीं तो भी कठिन अवश्य था। इस बंधन को कमजोर ना पड़ने देना ही एकमात्र विकल्प था दीप्ति के पास। वो बिल्कुल अकेली है, उसे मेरी सख्त ज़रूरत है कहकर मोहित बेधड़क दीप्ति के सामने ही
निरुपमा के पास जाने के लिए चल देता। वह जब कभी निरुपमा के लंबे सामीप्य से एक रास्ता उत्पन्न हो जाती तो बच्चों की जरूरत का हवाला देकर बेखौफ दीप्ति के पास वापस लौटता। दीप्ति और निरुपमा रूपी दो नावों पर बड़ी सावधानी से सवार होकर मोहित ने इतने वर्ष गुजार दिए थे। बड़े होते दोनों बच्चों अंकित और अपूर्वा में मग्न दीप्ति अब उन दुखती रगों को स्वयं ही अनछुआ छोड़ देती थी, क्योंकि जानती थी कि छेड़ने से पुराने घाव ठीक तो होते नहीं बल्कि और अधिक रिसने लगते हैं। रिसने की उस टीस को सहते हुए ही तो इतने वर्ष गुजार दिए थे उसने। 50 पार कर चुका था मोहित। बालों में जहां तहां सफेदी छा गई थी, फिर भी अच्छा खासा आकर्षण था उसके व्यक्तित्व में। आज उसी आकर्षक व्यक्तित्व के पोर पोर में पीड़ा समा गई थी। टेबल पर रखे फोन की घंटी घनघना उठी तो मोहित की तंद्रा टूटी। हेलो कहते ही उधर से निरुपमा की आवाज आई। हेलो मोहित, अपना सेल फोन क्यों बंद कर रखा है? मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, बात क्या है? कुछ नहीं नीरू, अभी थोड़ा व्यस्त हूँ मीटिंग में, बाद में बात करूँगा। साफ झूठ बोल गया मोहित। मन में छिड़ा द्वंद्व अभी भी ज्यों का त्यों था। किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था मोहित। वर्षों से दीप्ति व निरुपमा को उसने अपने दाएं बाएं हाथों की तरह ऐसा संतुलित कर रखा था कि मन ही मन अपने इस संतुलन कौशल पर वो फख्र करता था। अंतर मन में जब तब ये भाव उठा करते थे कि लोग तो एक को संतुष्ट नहीं कर पाते, मैंने तो दो दो संभाल रखी हैं, वो भी बिना किसी झिकझिक के। पर आज वर्षों बाद इस सधे त्रिकोण का कोई चौथा कोण इस तरह अंकित के रूप में उभरेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। दीप्ति ने जितना सुख व इज्जत मुझसे पाई उसमें संतोष कर लिया। निरुपमा ने इज्जत का हवाला देकर अपने रिश्ते की वैधता के लिए कभी मुझे विवश नहीं किया। शायद इसीलिए मैं ये कभी जान ही नहीं सका कि मेरे कर्तव्य किसके प्रति क्या हैं। आज उसी इज्जत का हवाला देकर अंकित मेरे सामने प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। उसे तो उत्तर देना ही पड़ेगा। ये कैसी विडंबना थी कि वर्षों पूर्व जिन पैसों और बिजनेस का हवाला देकर पिता ने मोहित को अपने प्रेम को भूल जाने के लिए मजबूर किया था, आज उन्हीं पैसों और बिजनेस को छोड़ने की अंकित पूरी तैयारी कर बैठा है। क्या आज पुनः उसे अपने प्रेम से निरुपमा के साथ अपने अवैध ही सही पर रिश्तों से दोबारा मुंह मोड़ना पड़ेगा? भौतिक और सामाजिक स्तर पर तो निरुपमा अकेली थी, परंतु उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपने स्वार्थ की खातिर पुनः उसे अकेला छोड़ देना तो बेईमानी होगा। निरुपमा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, उसके साथ मैं दोबारा धोखाधड़ी नहीं कर सकता। और दीप्ति, वो क्या वर्षों से अपने बेटे के सामर्थ्यवान होने की प्रतीक्षा में ही थी? वर्षों मेरे साथ बिना उफ किए जीती आ रही दीप्ति की विवशताओं व दुखों को जानते बूझते मैं अवहेलना करता आया हूँ। यही तो कहा था अंकित ने। उसका एक एक शब्द घनघना कर मेरे मस्तिष्क में बज रहा था। क्या सच इतना कड़वा होता है? दीप्ति और बच्चों से ही तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ है। अंकित और दीप्ति का मुझसे अलग होना मेरा समाज से बहिष्कृत होना होगा। वर्षों से समाज में प्राप्त मान प्रतिष्ठा अंतःकरण में एक दायित्व का बोध उत्पन्न कर रही थी, जिसे निभाना अत्यंत जरूरी था। अपने लिए न सही पर कम से कम विवाह योग्य हो रही अपनी बेटी अपूर्वा की खातिर तो था ही। मोहित को लगा जैसे शतरंज की बिसात पर सभी मोहरे एक दूसरे को मार काट करने पर आमादा हो रहे हैं। अब तक इस बिसात को दोनों ओर से खेलने वाला वो अकेला ही तो खिलाड़ी था। सारी स्थितियां उसकी स्वयं की बनाई हुई थी। विचारों के भंवर में फंसा मोहित लगातार यही सोच रहा था, लेकिन इस जटिल गणित का हल नहीं मिल पा रहा था। क्या करूं क्या ना करूं का द्वंद्व मस्तिष्क में घूम रहा था। मोहित को लगा सिर की नसें अब फट जाएंगी। मन ही मन स्वयं को बादशाह समझने का दम रखने वाला मोहित आज स्वयं को किसी सिंह के मुख में फंसे मेमने की भांति निरीह व बेबस महसूस कर रहा था, जो अपने अंत के लिए प्रतीक्षारत होता है। आंखों में भय व्याकुलता इस कदर उतर आई
कि घबराहट के मारे वो टेबल पर रखा पानी का ग्लास भी नहीं उठा पा रहा था। अचानक ही शरीर की सारी नसों में तनाव व्याप्त हो गया। पसीने से लथपथ शरीर उसे टनों भारी लगने लगा। थोड़ी ही देर में उसके चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। हृदय घट से बंद हो गया। तभी उसके हृदय की गति रुक गई। मोहित प्रगाढ़ निद्रा में लीन हो गया था। अब उसे अंकित के समक्ष उत्तर नहीं देना पड़ेगा, किसी को भी उत्तर नहीं देना पड़ेगा। मोहित स्वयं अपने आप में एक प्रश्न बनकर समाज के सामने पड़ा हुआ था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।